नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करेंगे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। किसी भी देश का जो संविधान होगा उसमें उसके जो उद्देश्य हैं, उसका जो दर्शन है वो लिखा होता है। और यदि हम भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में बात करें तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो वो हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है। या संविधान निर्माता कैसा संविधान बनाना चाहते थे, उनके विचारों को यदि हमें जानना है तो हम क्या देखते हैं, प्रस्तावना को देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें अगर प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना किस तरीके से प्रस्तुत की गई, कैसे क्या ये पारित हुई, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने क्या किया, प्रस्तुत किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने स्वीकार किया और इसे ही कहा गया उद्देशिका। तो एक तरीके से संविधान निर्माता कैसा संविधान बनाना चाहते थे उसके बारे में इस उद्देश्य प्रस्ताव में दिया हुआ था। अब अगर हम अपनी उद्देशिका को पढ़ें तो उसमें जो प्रारंभिक शब्द है वो इस तरीके से है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो उद्देशिका के मूल तथ्य हैं वो सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अर्थात जो हमारा देश है उसके जो शासक हैं या जो सरकार है वो अपने देश के इंटरनल मैटर्स पर या देश के एक्सटर्नल जो बाहरी मैटर होंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले, उनमें जो निर्णय लेने में एक तरीके से हम कह सकते हैं वो स्वतंत्र है। वो किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं है या उसके अनुसार निर्णय नहीं लेती है। तो इस तरीके से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एक तरीके से कि हमारा जो देश होगा वहां पे सोशल वेलफेयर, जो सामाजिक तौर पे पिछड़ा वर्ग होगा या जो निचले तबके के लोग होंगे, तो देश में ये किया जाएगा कि उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। और जो भारतीय समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद की ओर उसका झुकाव है। अब अगर बात करें तो इसमें पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जो राज्य होगा या सरकार होगी उसका कोई इंडिविजुअल धर्म नहीं होगा, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब यह है कि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं होगा, यानी एक ही व्यक्ति के वंशज शासक नहीं होंगे। जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे वो शासक होंगे। और हम गणराज्य अगर कहें तो गणराज्य का मतलब ये है कि एक तो इसमें दो चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले जो सर्वाधिक उच्च पद है जैसे कि राष्ट्रपति, ये कोई भी बन सकता है। जैसे कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि एक जो जनजाति महिला है वो राष्ट्रपति बनी। तो ये जो प्रभाव है वो लोकतांत्रिक गणराज्य होने की वजह से है। क्यों? क्योंकि भारत एक गणराज्य है, अर्थात गणराज्य में कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं, यानी कोई ऐसा क्लास नहीं जिसके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेज हो। तो जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो वो देश हो जाएगा गणराज्य। अब हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता है, अगर उद्देशिका के हिसाब से देखें तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति,
धर्म, विश्वास और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारी उद्देशिका में किया गया है। अब हम न्याय के बारे में देखें तो हमारी उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय के बारे में कहा गया है। और जैसा कि एक बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम के पेपर में ये पूछा गया था कि हमारे संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता व कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। अब समता की बात करें तो इसमें समता की जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, इसके बारे में बताया गया है। अब हम इसके बारे में कुछ और चीजें देखेंगे कि जैसे उद्देशिका है और उद्देशिका से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, उद्देशिका से और क्या चीजें, इसके महत्व क्या है, या एक तरीके से उद्देशिका को कैसे क्या हम डिफाइन करेंगे, ये चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे उद्देशिका में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी उद्देशिका ये बताती है कि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात जो लोग हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमें उद्देशिका बता रही है। दूसरी चीज अगर इसमें देखें, उद्देशिका से एक इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो ये है कि उद्देशिका से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो संविधान है ऐतिहासिक तौर पे ये किस दिन एक तरीके से इसमें 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006, अर्थात ये डेट दी गई है। तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व है कि इस दिन संविधान क्या हुआ, अधिनियमित हुआ, यानी इसको इस दिन इनेक्ट किया गया और लोगों को इसको संविधान सभा ने क्या किया, समर्पित किया। तो ये ऐतिहासिक महत्व हो जाएगा उद्देशिका का। अब उद्देशिका के बारे में जैसे देखें तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने इसे क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। अब उद्देशिका में एक तरीके से अगर कहें उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, भाग है या नहीं, तो सबसे पहले एक केस आया बेरुबारी केस 1959-60 में, और इसमें यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसमें यह कहा गया कि भाग नहीं है। फिर आया केशवानंद भारती, इस केस में यह कहा गया कि ये जो है संविधान का भाग है, और आगे चलकर कुछ डिसीजंस में यह कहा गया कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट हो तो उद्देशिका से उसके अर्थ को एक तरीके से जाना जा सकता है। ये जाना जा सकता है कि संविधान निर्माता जो है वो क्या चाहते थे, किस तरीके का संविधान बनाना चाहते थे। तो यदि संविधान किसी भी मामले को बताने में अस्पष्ट है, वहां उसकी लैंग्वेज उतनी क्लियर नहीं है, तो उस समय हम उद्देशिका का अध्ययन करते हैं और उद्देशिका के आधार पे डिसीजन देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि उद्देशिका जो संविधान की है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लाएंगे 13 दिसंबर को। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा, और इसे संविधान सभा स्वीकृत करेगी और ये उद्देशिका बन जाएगा। अब हमारे जो संविधान की उद्देशिका है वो स्टार्ट होगी हम भारत के लोग से, जिसका मतलब है कि भारत में जो संविधान बनने के बाद महत्वपूर्ण है वो कौन है, भारत के लोग महत्वपूर्ण है। दूसरा आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन का मतलब है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय जो डिसीजन है वो लेने में स्वतंत्र हैं। फिर आएगा समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो है सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाएगा, जैसा कि डीपीएसपी के आर्टिकल्स में दिया गया है, और
आर्टिकल 38 39 में दिया गया है सामाजिक आर्थिक न्याय किया जाएगा। फिर आया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और जो राज्य है सभी धर्मों के प्रति समान भाव के साथ व्यवहार करेगा। फिर आएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासक बने, ना कि राजा या तानाशाह। गणराज्य का मतलब है कि देश के सर्वोच्च पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये इतनी चीजें हमने आज जानी। फिर हमने बाद में पढ़ा कि ये 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ और संविधान सभा ने इसे भारत के लोगों को समर्पित किया। अब उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, तो 1960 के बेरूबारी केस में यह कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती 1973 के केस में यह कहा गया कि यह संविधान का भाग है। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से जो चीज ली गई वो ये थी कि सबसे पहले तो बंधुता, यानी ये जो बंधुता की भावना है वो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई, और इसके बाद जो लिबर्टी की भावना है, जो स्वतंत्रता की भावना है, वो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। अब अगर हम इसके अलावा अगर देखें तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, सोशल जस्टिस की अवधारणा है, वो रूसी क्रांति से प्रेरित है। अब अमेरिकी क्रांति से देखें तो अमेरिकी क्रांति से हम जो राजनीतिक अधिकार हैं, पॉलिटिकल राइट हैं, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक अधिकार कहें या राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा है वो अमेरिकी क्रांति से ली गई है। तो फ्रांसीसी क्रांति से बंधुता व स्वतंत्रता की भावना, रूसी क्रांति से सामाजिक न्याय की अवधारणा, अमेरिकी क्रांति से राजनीतिक न्याय की अवधारणा। तो इन क्रांतियों का हमारे संविधान की उद्देशिका पर यह प्रभाव पड़ा। अब इसके आगे हम चर्चा करें अगर इसमें कि उद्देशिका में जो संशोधन हुए वो कब हुए, कौन से संशोधन से किए गए, कितनी बार संशोधन हुए। तो 1976 में जो संशोधन किया गया था वो था 42वां संविधान संशोधन, और इसे किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। इनके सुझाव पर क्या हुआ संशोधन, कौन सा, 42वां। और इस संशोधन से तीन शब्द इसमें जोड़े जाएंगे, और इस संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। अब तीन शब्द कौन कौन से जोड़े जाएंगे, तो एक जोड़ा जाएगा पंथ निरपेक्ष, जैसे एक जोड़ा जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ये 3 शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें ऐड किए गए। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ। कौन सी कमेटी के सुझाव पे हुआ? स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे हुआ। इस संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? तो लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कौन से शब्द इसमें ऐड किए गए? तो इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अब कुछ चीजें अगर हमारे संविधान की उद्देशिका के बारे में हम और देखें, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जहां कहीं संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहां पर जो न्यायाधीश है वो क्या करते हैं? उद्देशिका का अध्ययन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कैसा संविधान बनाना चाहते थे, उनका जो मंतव्य था वो क्या था, तो वो एक तरीके से हमारी उद्देशिका में स्पष्ट होता है। इस वजह से किसी भी कानून के बनने में एक तरीके से हम ये कहें अगर कि उद्देशिका क्या न्याय योग्य या इन्फोर्सेबल है या नहीं, तो इन्फोर्सेबल में इसका महत्व जो है वो कुछ नहीं है। लेकिन जब कहीं इंटरप्रिटेशन की बात आएगी और भाषा जो है अस्पष्ट होगी, तो वहां पर उद्देशिका महत्वपूर्ण हो जाती है और वहां पर न्यायाधीश इसका अध्ययन करते हैं। और 1973 के केशवानंद भारती केस के बाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है, तो इसे अब संविधान का भाग माना जाता है। और इसी केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विचारधारा या एक तरीके से कहें डॉक्ट्रिन दी थी, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के तहत जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनको ये माना था कि ये तीनों तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान का मूलभूत ढांचा है और इनको संविधान से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यदि इनको हटा दिया गया तो संविधान निर्माता जो चाहते थे, जैसा संविधान बनाना चाहते थे, जैसी व्यवस्था करना चाहते थे, वो मूल ढांचा ही नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से आज हमने उद्देशिका के बारे में जाना कि उद्देशिका क्या होती है, इससे इसके कौन कौन से मूल तथ्य हैं, संविधान का भाग है या नहीं, इसमें कब संशोधन हुआ, उद्देशिका के ऐतिहासिक महत्व क्या है, कौन से केस में इसको भाग माना गया, कौन से केस में भाग नहीं माना गया। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।